नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की पाठ नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। पिछले पाठों का अध्ययन हम 2 भागों में कर चुके हैं। आज का ये भाग नंबर 3 है, जिसके बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे। टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। इसके बारे में मतलब पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ऊर्ध्व स्तंभ कितने हैं? 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। तो ये यहाँ पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ है? 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिन्हें समूह भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछी जा सकती है। अक्षात इसके अंदर होते हैं क्षैतिज पंक्तियां, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 5.4 आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट में उपस्थित तत्वों के क्या क्या नाम है वो अपने को बताना है। और समूह फर्स्ट के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है उसके बारे में बताना है। और इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या क्या समानता है ये बताना है। इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है ये अपने को। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी दी गई हैं। तो अलग अलग कलर में दिए हैं। जो पीले कलर के अंदर है वो धातु है, और पिंक कलर के अंदर है वो उपधातु है, और हल्के येलो कलर में वो अधातु है। और ये जो यहाँ पे देखिए, इस टेढ़ी लाइन का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातुओं से अलग करती है। इसका मतलब क्या है? ये देखो टेढ़ी लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से लेके ये पूरी लाइन है ना, इसके इधर जितने भी है वो धातु है, और इधर जो है वो अधातु इसके अंदर बताए गए हैं। तो इन सबको आप अच्छी तरह से याद करना है आवर्त सारणी। अब आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के जो संयोजकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो बिल्कुल क्या है? समान है। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के जितने भी तत्व हैं, वो सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। यानी एक ही समूह के अंदर जितने भी तत्व हैं, उन सबकी संयोजकता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान मानी जाती है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये जो समूह 17 के तत्व हैं, समूह 17 के अंदर पाए जाते हैं। और फ्लोरीन एवं क्लोरीन के जो बाहरी कोश में ये कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाहरी कोश की सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यानी कि ये बाहरी कोश है ना, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसको ये दर्शाता है। यद्यपि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, अगर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, तो कोशों की संख्या हमेशा क्या होती है? बढ़ती जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना कि अगर आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोषों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन की स्थिति आवर्त सारणी में अनिश्चित क्यों होती है? इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से याद रखना है, यदि भी ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित क्यों होती है, इसका भी आंसर अपने को पता लगाना है। इसका आंसर यहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इससे पहले आवर्त के जो समूह फर्स्ट है ना, या समूह 17 है, वो किसी में भी इसको रखा जा सकता है। कोई स्थिति इसकी फिक्स नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से ऐसा होता है। यदि आप एक आवर्त सारणी के आधुनिक सारणी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो अपने को लिखना है। और क्या इन सभी तत्वों की संयोजकता कोशों में इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान या नहीं है, तो अपन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पता चल जाएगा। और क्या इनके कोशों की संख्या समान है या नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है।
तो हम इनको देखेंगे तो दूसरे आवर्त के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें कोषों की संख्या क्या है, समान है। आप ये भी देखेंगे कि आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं। जब बाईं ओर से अपन दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु संख्या में क्या होगी, इकाई की वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होगी। आप कह सकते हैं कि अत्याशित कोष, जितने भी अत्याशित कोष हैं उनकी संख्या तो समान समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों की परमाणु एक ही आवर्त में स्थित है। जैसे ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो ये सब जितने भी है आवर्त सारणी में के तीसरे आवर्त में स्थित है। ये सब क्यों स्थित है, तो इनका एक कारण है कि भाई क्योंकि इनके परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो के, एल और एम कोषों में स्थित है। तो इसका एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं वो तीसरे आवर्त के अंदर क्यों स्थित है, क्योंकि इनके सभी के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो के, एल, एम के अंदर स्थित है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व ऐसे जिनके नए कोश में इलेक्ट्रॉन भरा गया है। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आगे की कक्षा में आप इस बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो ये भी अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भाई किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र ये होता है 2n²। 2n² पर निर्भर करता है, जहाँ n क्या है, n है ना, वो नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। जहाँ n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या एक सूत्र के ऊपर निर्भर करती है, जो सूत्र है 2n² है, इस पर निर्भर करती है। जहाँ n का मतलब क्या है, नाभिक से नियत कोश की संख्या कितनी है, वो n का मतलब होता है। जैसे k कोश के अंदर मान लो n का मान अगर 1 लिया गया है तो इसका उत्तर आएगा 2, यानी कि इस प्रथम आवर्त के अंदर 2 तत्व हैं। इसी प्रकार अगर l कोश की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएंगे। इसका मतलब दूसरे आवर्त के अंदर 8 तत्व मौजूद है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः 8, 18, 18, 32, 32 होती है। इसका कारण आप उच्च कक्षा में पता पढ़ सकेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का हमें पता चलता है। यानी आवर्त सारणी से, तो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का हमें पता चलता है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता पता चलता है। आप जानते हैं कि तत्वों के द्वारा निर्मित जो आबंध होते हैं उनके प्रारूप और इनकी संख्या संयोजित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्धारित होती है। क्या अब आप बता सकते हैं कि जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ ने ये सारणी अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र के आधार पर बनाया था। मतलब उसने यौगिकों के सूत्र को ध्यान में रखा, फिर उसने आवर्त सारणी बनाई थी, इसलिए वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह के अंदर कैसे रखा जा सकता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति कैसी होती है उसके बारे में देख लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्धारित होती है। यानी कि किसी भी तत्व की संयोजकता अपन कैसे पता लगाएंगे, प्रश्न बन सकता है, ध्यान से अंडरलाइन कर लेना यहाँ से कि किसी भी तत्व की संयोजकता हमें कैसे पता चलती है, यानी ये किसके ऊपर किससे निर्धारित की जाती है। तो इस उत्तर से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्धारित होती है। तो क्रियाकलाप 5.6 देख लेते हैं। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप उसकी संयोजकता का परिकलन आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताना है। परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम, परमाणु संख्या वाले सल्फर की संयोजकता क्या होगी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेगी। इसी प्रकार 20 तत्वों की संयोजकता पता लगानी है। और आवर्त सारणी में अपन जैसे बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता है वो किस प्रकार प्रवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो संयोजकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
अब परमाणु साइज के बारे में बात करते हैं। परमाणु साइज, परमाणु का आकार, किसका आकार बड़ा होगा किसका छोटा होगा ये पता लगाएंगे। तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। जिस परमाणु त्रिज्या छोटी होगी उसका आकार छोटा होगा, जिस परमाणु की त्रिज्या बड़ी होगी उसका आकार बड़ा होगा। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। तो अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि परमाणु साइज क्या होती है। तो इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को लिखना है। तो हाइड्रोजन परमाणु की अगर त्रिज्या की बात करें तो वो होती है 37 pm। pm का मतलब होता है पिकोमीटर, ध्यान रखना पूछा जा सकता है। pm का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर। और 1 pm का मान होता है 10⁻12 मीटर होता है। आइए अब हम समूह तथा आवर्त में परमाणु साइज की विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। अब क्रियाकलाप 5.7 देखते हैं। इसमें दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं अपने को दी गई हैं। तो जैसे बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन, इनकी सभी अपने को त्रिज्याएं दी गई है और पीएम के अंदर यानी पिकोमीटर के अंदर। तो इन्हें अपने को क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और क्या ये सभी तत्व आवर्त सारणी के आवर्त की तरह ही है या नहीं है, और किस तत्व का परमाणु मतलब सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा है अपने को पता लगाना है। आवर्त के अंदर बाईं से और दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलेगी, बढ़ेगी या कम होगी। आप देखेंगे कि आवर्त सारणी में जैसे ही हम बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जैसे ही हम आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। परमाणु त्रिज्या मतलब परमाणु का आकार घटता है। तो नाभिक में आवेश के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर क्या करता है, खींचता है। इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज क्या हो जाता है, लगातार घटता जाता है। अब क्रियाकलाप 5.8 देखते हैं। प्रथम समूह के तत्वों के परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन कीजिए और उन्हें आवर्त क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रथम समूह के जितने भी तत्व हैं उन सबकी अपने को त्रिज्या दी गई है पिकोमीटर के अंदर। ये अब इसमें से देखना अपने कि किसका आकार बड़ा है किसका छोटा है। और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा, आकार बढ़ेगा या घटेगा, ये पता लगाना है। तो आप देखेंगे कि जैसे अपन प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, आवास सारणी में हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से उत्तर स्टार्ट होगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या हो जाता है, बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है, अब क्यों होता है ऐसा, परमाणु का आकार बढ़ता क्यों है, क्योंकि नीचे की ओर जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। नीचे की ओर जाने से क्या होता है, एक नया कोष जुड़ जाता है। इससे नाभिक और सबसे बाहरी कोष के बीच दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का जो आवेश से बढ़ जाने के बाद परमाणु साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक माना जाएगा। वापस बता देता हूँ आपको, अंडरलाइन क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब धात्विक और अधात्विक गुणधर्म क्या होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। क्रियाकलाप 5.9 देख लेते हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों की जांच करके हम जांच करेंगे तो धातु और धातु में उनका वर्गीकरण करना है। सारणी के किस और धातुएं होती हैं। तो अगले वीडियो के अंदर हम इन तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।